अच्छा तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डे बुक्स। डे बुक्स हमारे FA1 FA2 और F3 तीनों में है, और इसके एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमारा सारा का सारा वो बेसिक पॉइंट, सारा का सारा बेसिक पॉइंट चल रहा है रिलेटेड टू F3। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सारा का सारा बेसिक पॉइंट चल रहा है। इस वजह से आप लोगों को इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स हमने ऑब्वियसली जब एडवांस लेवल पे जाना है तो यूज होने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि इन पॉइंट्स पे जो जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँ, जहाँ इशू है साथ ही पूछ लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने एक बात सीखी थी। हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, जो हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, कौन से 4 स्टेप्स? अगर मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग साइकिल के 4 स्टेप्स। अकाउंटिंग साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, और आगे उसके बाद स्टेटमेंट बनती है। ठीक है ना? ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस रिकॉर्डिंग की, थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग को लेके जाऊं तो रिकॉर्डिंग के बारे में मैं ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर सारा रिकॉर्डिंग के पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग्स जो होती है वो कौन से बुक्स में होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होती है। रिकॉर्डिंग्स कौन सी बुक में होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होती है। और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कितने किस्म की होती हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मैंने बताया हुआ कितने किस्म की होती है, 2 किस्म की होती हैं। एक होती है जनरल जर्नल, और एक होती है डे बुक्स। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग 2 बुक्स में होती है, 2 बुक्स होती है रिकॉर्डिंग्स की, जो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लाती है, जिसके अंदर जो बुक्स का नाम है, 2 बुक्स का नाम है, एक जनरल जर्नल और एक डे बुक्स। देखो, जो जनरल जर्नल है वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इस पे ना जाना, ये मैंने किसी और बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन हमने ऑलरेडी डबल एंट्री कर ली हुई है, समझ ली हुई है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डे बुक्स। रिकॉर्डिंग के अंदर जो दूसरी बुक थी ना, डे बुक्स, जो हमने कहा था डे बुक्स रिकॉर्डिंग की, जहां पे सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि वहां पे डबल एंट्री चलता है, यहाँ पे क्या चलता है? सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट चलता है। आज हम ये डील करने लगे, आज हम ये देखने लगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट देखो कि जो डे बुक्स होती हैं कितने किस्म की हैं? डे बुक्स कितने किस्म की हैं? 6 किस्म की डे बुक्स हैं। सबसे पहली कौन सी है? सेल्स डे बुक, फिर परचेज डे बुक, फिर कैश रिसीव डे बुक, फिर कैश पेमेंट डे बुक, फिर पेटी कैश डे बुक, और उसके बाद जर्नल। अच्छा, एक यहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले भी कैश बुक्स वगैरह, डे बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, और लॉजिक वगैरह आपके पहले क्लियर है थोड़ी बहुत। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि मे बी आपने सेल्स डे बुक अलहदा पढ़ी हो और सेल्स रिटर्न डे बुक अलहदा पढ़ी हो, और परचेज डे बुक अलहदा पढ़ी हो, और परचेज रिटर्न डे बुक अलहदा पढ़ी हो। तो देखो, जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए कि ये दोनों बुक्स अलहदा बनाए। वो चाहे तो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स डे बुक के अंदर ही सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों रिकॉर्ड कर दे, और परचेज डे बुक के अंदर दोनों परचेज रिटर्न भी और नॉर्मल परचेज भी रिकॉर्ड कर दी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ना है कि जब अगर इकट्ठे होगा तो किस तरह रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अलहदा बुक्स भी बना सकते हैं और इकट्ठे भी बना सकते हैं। बस आपका ये है कि कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए कि डे बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग की किस तरह जाती है। ठीक है, तो हमने जो पढ़नी है वो इकट्ठी पढ़नी है, जिसके अंदर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इन्हीं बुक्स, मेन बुक्स के अंदर ही डील हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, यूजिंग डे बुक कैन रिड्यूस एंट्रीज इन जनरल लेजर फ्रॉम जनरल जनरल। अच्छा, ये पॉइंट अभी के लिए छोड़ देते हैं। ये पॉइंट इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये पॉइंट असल में डिस्कस जो होगा वो होगा, हमारा एक चैप्टर आगे आएगा जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट। ये पॉइंट वहां का है, ये पॉइंट वहां का है, इसलिए इसको वहीं पे डील करेंगे। ये बता रहा है कि डे बुक से आप एंट्री जनरल जनरल यानी जनरल लेजर पे, यानी टी अकाउंट, जनरल लेजर का मतलब टी अकाउंट में जब आप एंट्री वो लेके जाते हो, पोस्टिंग करते हो, तो आपका लोड थोड़ा कम कर देती है डे बुक्स। लेकिन ये पॉइंट तब पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे जनरल लेजर और पर्सनल लेजर, और ये इसका एक अलहदा चैप्टर है, अलहदा चैप्टर है कंट्रोल अकाउंट के नाम से। वहां जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल पॉइंट वहां पे भी लिखा होगा, वहां इसे प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डे बुक्स कितनी है? 6 किस्म की है, ये हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करने लगे एक एक करके तमाम डे बुक्स को, डे बुक्स सारी सारी की सारी डे बुक्स देखने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहली बुक कौन सी है? सेल्स डे बुक। सबसे पहली बुक कौन सी है? सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक के बारे में अगर बात कीजिए तो सेल्स डे बुक रिकॉर्ड किस तरह करती है? सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखना कि सेल्स डे बुक से साफ पता चल रहा है कि सेल्स ही रिकॉर्ड करनी है, सेल्स ही रिकॉर्ड करनी है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि सेल्स डे बुक में जो सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। क्यों?
क्योंकि आप अगर कोई पूछे कि भाई ये सिर्फ आपने क्रेडिट सेल कर दी, कैश सेल क्यों नहीं की, कैश सेल क्यों नहीं की, वो भी तो आपकी सेल्स होती है, वो का रिकॉर्ड करोगे, तो हम उसे कहेंगे कि भाई उसके लिए एक अलहदा बुक है जिसे हम बोलते हैं कैश रिसीव डे बुक। यानी कैश कैश रिसीव डे बुक में ये होता है कि जैसे ही पैसा आ रहा है उस वक्त उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। तो वो वाली सेल्स जो कैश सेल्स होती है, जैसे आपने सेल की साथ ही पैसा आ गया, उसको कैश रिसीव डे बुक में एज अ कैश सेल लिख देते हो। इसीलिए सेल्स डे बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी सेल्स रिकॉर्ड करने लग गए और कैश रिसीव डे बुक्स में भी सेल्स रिकॉर्ड करने लग गए तो डबल हो जाएंगी सेल्स, डबल हो जाएंगी और वो गलती होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो सेल्स डे बुक है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड जो इनवॉइसेस होती हैं, हमने कल पढ़ा था इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट। इनवॉइस वो होता है जो एट द एंड डिमांड ऑफ पेमेंट होती है, जो कि ऑब्वियसली जो आपका सप्लायर होता है वो आपसे डिमांड करता है कि भी पैसे निकालो, ये इनवॉइसेस रिकॉर्ड की जाती हैं। और दूसरा ये सेल्स डे बुक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न को भी यही पढ़ना है, सेल्स रिटर्न को भी यही पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरा हम क्या इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नोट्स। क्रेडिट नोट का मतलब ये है कि अगर कोई सेल रिटर्न होती है तो ऑब्वियसली उसके बदले जो डॉक्यूमेंट यूज होता है वो क्रेडिट नोट का यूज होता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न डे बुक, ये जो मैं लिखा हूं ना सेल्स रिटर्न डे बुक, SRDB, सेल्स रिटर्न डे बुक, आगे क्रॉस इसलिए लगाया हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है कि सेल्स डे बुक में अगर आप सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर देते हो ना, यानी सेल्स डे बुक के अंदर नॉर्मल सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों रिकॉर्ड कर देते हो, फिर आपको सेल्स रिटर्न डे बुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो मरतबा सेल्स रिटर्न नहीं नोट कर सकते। तो हमने एक ही बुक के अंदर सेल्स रिटर्न और सेल्स दोनों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं क्रेडिट नोट के बारे में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, सुन लो। क्रेडिट नोट असल में होता ये है कि अगर माल गलत चले जाए तो वापस आना पड़ जाए, या फिर इनवॉइस गलत हो जाए, जो कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट नोट कब यूज होता है, क्रेडिट नोट उस इस चीज के लिए यूज होता है कि कैंसिल फुल और पार्ट ऑफ इनवॉइस, यानी कि या तो पूरी इनवॉइस ही गलत है, या इनवॉइस के बदले आया हुआ माल ही बिल्कुल गलत है, या थोड़ा बहुत उसमें से हिस्सा गलत है। तो कैंसिल फुल यानी कि पूरी की पूरी, या फिर पार्ट ऑफ इनवॉइस को थोड़ा बहुत जो गलती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन क्या चीज किस चीज को कैंसिल करेगा, या तो रॉन्ग अमाउंट लिखी होगी या रॉन्ग इन्वेंट्री लिखी होगी। यानी सिंपल सी बात है यार कि आपने किसी को इनवॉइस भेजी, ठीक है, और गलत भेज दी, अब उसने आपको वापस इनवॉइस भेजी, ठीक है, तो उसके बदले आप फिर क्रेडिट नोट इशू करते हो, वो डेबिट नोट इशू करता है, आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, जो मैंने कल आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न वाली जो के बदले जो आएगा वो भी हमने सेल्स डे बुक के अंदर ही रिकॉर्ड करना है। मुझे बताओ यहाँ तक सेल्स डे बुक तक क्लियर है, ये यहाँ तक पॉइंट, ये जो पॉइंट बताया सेल्स डे बुक से रिलेटेड। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि हमने इसके अंदर एंट्री किस तरह करनी है। सिंगल एंट्री होगी इसके अंदर, डबल एंट्री नहीं होगी, सिंगल एंट्री होगी। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। सही हो गया, सही है। अब अब देखो यार, जो यहाँ पे पॉइंट है जो अब हमने स्टार्ट करना है वो ये है कि इस डे बुक्स के अंदर लिखना किस तरह है, इस डे बुक्स के अंदर लिखना किस तरह है और ये होती किस तरह की है। देखो, व्हाट अ सेल्स डे बुक लुक्स लाइक। सबसे पहले सेल्स डे बुक के अंदर डेट होती है, इनवॉइस नंबर का मतलब हर कस्टमर का ना अपना यूनिक नंबर होता है, इनवॉइस नंबर। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को इनवॉइस भेजी, तो इनवॉइस अगर इस तरह की एक पेज है तो यहाँ पे एक इसका नंबर होगा, एक खास नंबर होगा, जो कि जो कि हर कस्टमर का, हर सेल्स का, हर ट्रांजेक्शन का अलहदा होगा, ठीक है। ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो हमें पता हो कि भाई ये इनवॉइस नंबर है और ये रेफरेंस है इसका, ताकि हमें पता चल सके कि कल को कोई इशू ना हो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का जो नेम है वो लिखा होगा, सही है। उसके बाद रिसीवेबल लेजर रेफरेंस, यानी कि देखो, जब आप किसी कस्टमर को बेचते हो ना कोई चीज, जब आप किसी कस्टमर को कोई चीज बेचते हो ना, तो आप उसका एक पर्सनल अकाउंट भी आपके पास होते हैं, बने होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ने हैं डिटेल में। लेकिन ये समझना कि रिसीवेबल का अपना एक मेन अकाउंट भी होता है, और रिसीवेबल्स जितने आपके कस्टमर होते हैं आप उनके बदले एक पर्सनल रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हो, जिसे आप पर्सनल अकाउंट्स बोलते हो, मेमोरेंडम अकाउंट्स बोलते हो, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। उसका रेफरेंस यानी आपने फॉर एग्जाम्पल तीन आपके कस्टमर्स हैं, आपके कितने कस्टमर हैं, तीन, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब ये तीनों का रेफरेंस इस तरह है कि इसका रेफरेंस है 01, इसका है 02 और इसका 03, सही है। इस अकाउंट के साथ इसका ये नंबर है। तो मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ ना 01, यहाँ पे 01, तो इसका मतलब है मिस्टर ए की बात हो रही है, 01 का मतलब है मिस्टर ए की बात हो रही है। अगर मैं 02 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मिस्टर बी की बात हो रही है। यानी रेफरेंस से क्या होता है, ये सारे जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम और रिसीवेबल लेजर रेफरेंस, ताकि कल को आपको पता हो भाई आप बेच किसको रहे हो चीज,
कल को कोई इशू आता है तो आपको पता होगा भाई हमने इसी बंदे को बेची है और इशू राइज राइज हुआ है, इसी के साथ हमने कुछ डील शील करनी है। ये नहीं कि बाद में मिक्सअप किया और पता ही ना हो कि भाई हमने किसको भेजा था, या कौन हमारा कस्टमर था, या इनवॉइस नंबर क्या था इसका, या रेफरेंस रिसीवेबल, उसका अपना रिसीवेबल का जो पर्सनल रिसीवेबल बना है उसका रेफरेंस क्या था, कुछ पता ही ना हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल बड़ी हसास चीज है रिकॉर्डिंग, बिजनेस के अंदर इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपकी वो चीजें आई थी जहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ से आगे, यहाँ से ऑनवर्ड। सबसे पहले जो कॉलम है वो है टोटल का। सबसे पहला कॉलम कौन सा है? सबसे पहला कॉलम है टोटल का। फिर दूसरा है सेल्स टैक्स का, यानी कि टोटल सेल्स टैक्स। उसके बाद सेल्स वगैरह वो बताएंगे, रीजन वन की सेल्स। हम एज्यूम करते हैं यार ये सेल्स जो है ना एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, क्योंकि जितने ज्यादा रीजन है उतने ज्यादा रीजन बना लो। हम एज्यूम करें कि हमारा एक ही रीजन है जहाँ पे हमने सेल करनी है क्वेश्चन के लिए, नहीं तो जितने रीजन है उतने बनाते जाओ। ठीक है। अब एज्यूम करो यहाँ मैं हाईलाइट करके बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहला कस्टमर है, आपका सबसे पहला कस्टमर है, उसको आपने 5,000 रुपए की चीज दी है, उसको आपने 5,000 रुपए की चीज दी है, यानी उसने आपसे 5,000 रुपए की परचेज किया, आपने क्रेडिट सेल्स किया। ठीक है। तो आपने लिखा 5,000 यहाँ पे। एक बात याद रखना, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव करनी है वो आपको इस कॉलम में लिखनी है, यानी रिसीवेबल जो आपका होगा, रिसीवेबल जो आपको पैसा आना है, रिसीवेबल जो आपका होगा वो टोटल के कॉलम में आएगा। सही है। अब एज्यूमिंग दैट कि उसमें से 5,000 में से 1,000 रुपए का टैक्स है, 1,000 रुपए का टैक्स है, तो इसका मतलब जो चीज थी वो खुद वो अप चीज की अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप 5,000 की बेच रहे हो, उसमें से 1,000 टैक्स पे कर रहे हो, तो इसका मतलब उस चीज की जो नेट अमाउंट है, अभी हमने नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि जो नेट अमाउंट है वो कितनी होगी उस चीज की, 4,000, यानी उसकी अपनी अमाउंट, उस वो चीज एक्चुअल में कितने की है, 4,000 की। उसके ऊपर हमने 1,000 का टैक्स दिया है, तभी वो कितने की हमने बेची है, मतलब उसके ऊपर हमने टैक्स चार्ज किया है, इस वजह से हम कितनी की बेच रहे हैं, 5,000 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है। तो टोटल में आपने वो अमाउंट लिखनी है जो आपने रिसीव करनी है, फिर उसके आगे सेल्स टैक्स, और बाकी अमाउंट ऑब्वियसली 4,000। 4,000 का मतलब ये कि वो 4,000 उसने सेंड, मतलब 4,000 की वो सेल्स है, यानी नेट अमाउंट बताई हुई, यानी जितने की एक्चुअल वैल्यू है। सही है। टैक्स से निकाल के। नेट अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट जिसमें टैक्स इंक्लूडेड ना हो। ठीक है। और जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है उसे उसे क्या बोलते हैं, ग्रोस अमाउंट। उसे क्या बोलते हैं, ग्रोस अमाउंट। जिस अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड होता है उसे बोलते हैं ग्रोस अमाउंट, जिसमें ना हो उसे बोलते हैं नेट अमाउंट। ठीक है। तो नेट अमाउंट इस चीज की 4,000 थी, उसमें टैक्स इंक्लूड हुआ तो ग्रोस अमाउंट 5,000 आ गई। तो ये मैंने सिंपल क्या किया कि जो भी कस्टमर था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर मैं ये लिख भी देता हूँ कि कस्टमर था मिस्टर ए, एज्यूमिंग मिस्टर ए इज द कस्टमर, उसका रिसीवेबल लेजर का रेफरेंस 01 है, तो उसके आगे मैंने सारी चीजें लिख दी उसके बारे में। ठीक है। रीजन वन की में हमने उसको सेल किया, 4,000 के ऊपर 1,000 टैक्स था, 5,000 हमने उससे रिसीव करने हैं, किए नहीं है, रिसीव करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स आनी है तो रिसीव भी करने हैं। सेल्स जब में आती ही क्रेडिट सेल्स है। इसी तरह तमाम देखो इसकी भी ऐसे सेम सेम वही। दूसरा कस्टमर है 3,000, सेल्स टैक्स उसमें 600, तो 2,400 की नेट अमाउंट। तीसरा कस्टमर 2,000, 400 का टैक्स है और 1,600 की नेट अमाउंट। तो इस तरह हम सारी की सारी सेल्स अपनी रिकॉर्ड करते जाएंगे इसके अंदर। इस तरह हम सारी की सारी सेल्स रिकॉर्ड करते जाएंगे, और एट द एंड उसको टोटल कर लेंगे, एट द एंड उसको टोटल कर लेंगे। ये देखो ये ग्रैंड टोटल का मैंने बनाया हुआ कॉलम, ये ग्रैंड टोटल का कॉलम है। अगर ग्रैंड टोटल का कॉलम देखा जाए, अगर ग्रैंड टोटल का कॉलम देखा जाए तो ये देखो, आपने एक सेल की थी 5,000 की, फिर 3,000 की, फिर 2,000 की, यानी आपको जो ग्रोस अमाउंट रिसीव होनी है वो 10,000 है। उसमें से 2,000 रुपये आपका क्या है, टैक्स है, जो कि आपने रिसीव करना है अगले से। और 8,000 रुपये, 8,000 रुपये क्या चीज है, 8,000 रुपये वो नेट अमाउंट है जो कि प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू थी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो मुझे बताओ इस डे बुक के अंदर जिसमें मैंने एंट्री किया, आप लोगों को क्लियर है? एंट्री वाला प्रोसेस क्लियर है सबको? इसे हम एंट्री बोलेंगे, पोस्टिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि पोस्टिंग टी अकाउंट्स में होती है और ये रिकॉर्डिंग वाला स्टेप है, तो इसमें एंट्री बोलूंगा कि मैंने एंट्री की है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा आप बता दो। गुड हो गया। अब अब यहाँ पे हम लोगों ने डे बुक्स के साथ ये जो टी अकाउंट्स हैं, ये टी अकाउंट्स हैं, ये हम उस सूरत में सीख सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपरली सेल्स टैक्स की वर्किंग आती हो, हमें प्रॉपरली सेल्स टैक्स की वर्किंग आती हो। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं कि सेल्स टैक्स क्या चीज है।
ये किस तरह कैलकुलेट होता है, सेल्स टैक्स क्या चीज़ है और ये किस तरह कैलकुलेट होता है। और डे बुक के बाद जब टी अकाउंट्स बनेंगे, जब टी अकाउंट्स ये वाला पोर्शन आएगा, तो उस वक्त सेल्स टैक्स को किस तरह एडजस्ट करना है, यानी सेल्स टैक्स की ट्रीटमेंट अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ और वहां पे आपको सिखाता हूँ सेल्स टैक्स। अभी हम सेल्स डे बुक के अंदर ही हैं और सेल्स टैक्स सीखने लगे हैं। सेल्स टैक्स क्या होता है, बिल्कुल वैट, वैट वैल्यू एडेड टैक्स भी इसको बोला जाता है, वैट भी बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, बात एक ही है। ठीक है, आपने जो चैप्टर आपकी बुक में चाहे चैप्टर वैट हो चाहे सेल्स टैक्स के नाम से हो, बात एक ही है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स की बात होने लगी है यहाँ पे। जरा गौर से सबने गौर से देखना है। सेल्स टैक्स होता क्या है? असल में सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप हमारे मुल्क में बिजनेस कर रहे हो ना, आप हमारे मुल्क में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपकी यहाँ पे दुकान है और आप यहाँ पे अपनी सेल्स कर रहे हो डेली बेसिस पे, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहेगा यार हमें भी तो मुल्क चलाना है, हमें भी तो ये वाला मुल्क हमें भी तो चलाना है, हम कहेंगे बिल्कुल चलाना है। हाँ, वो कहेगा हम कैसे चलाएं, हम कहेंगे आप बता दें आप जैसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, जब तुम सेल्स करो ना, दुकानों सारी बिजनेस कर, जब तुम सेल्स करो ना, तो अगले बंदों से ना सेल्स के साथ ना थोड़ा बहुत टैक्स भी ले लो, और वो टैक्स तुम ले लो, ठीक है, वो बाद में टैक्स हमें दे देना, ताकि हम उस टैक्स को गवर्नमेंट के खजाने में रख के उससे मुल्क चला सकें। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो हम स्टार्ट करने लगे, कंटिन्यू करने लगे। देखो, सेल्स टैक्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि मुल्क के अंदर हमने अपनी दुकान अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर सेल्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जब हमें कहती है कि आप लोगों से टैक्स ले लो, यानी अगर आपने एक चीज़ 1,000 रुपए की बेचनी है, तो आप इसके ऊपर इतने परसेंट, इतनी इस चीज़ के ऊपर इतने परसेंट टैक्स लगा लो, आवाम से टैक्स लो, वो टैक्स आप हमें देना। सही है, यानी कि यानी यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि जैसे ही हम एक सेल्स करेंगे, तो उसके ऊपर हमें टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना करना पड़ेगा। अब एज्यूम करो कि एक चीज है जिसकी लिस्ट प्राइस का मतलब ये है कि अभी इसमें ना कोई डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है और ना कोई डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है और ना कोई टैक्स ऐड हुआ हुआ है। एक चीज है जिसकी लिस्ट प्राइस, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस जैसे वो बनी, हमें पता चला उसकी सेलिंग प्राइस है 1,000। ठीक है, एक चीज है जिसकी सेलिंग प्राइस है 1,000। ठीक है, अब हमें पता कि यार हम इसको बेच देंगे, अगर कोई हमारे से खरीदेगा तो हम इस पर ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे 10%, ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे 10%, यानी कि 100। अब ट्रेड डिस्काउंट 10% देंगे, अगर हम इसको लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10% देंगे, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी 900, ये वो वैल्यू है कि जिसके अंदर अभी तक टैक्स शामिल नहीं है लेकिन डिस्काउंट माइनस हो चुका है, इसे बोलते हैं नेट अमाउंट। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना, नेट अमाउंट, ये होती है नेट अमाउंट। ये चीज, ये वैल्यू वो है जो चीज की अपनी वैल्यू जितने की, आप अगर टैक्स ना हो ना दुनिया में, तो आप 900 रुपए की वो चीज बेच सकते हो, 900 रुपए की वो चीज बेच सकते हो। अब आपको आपको आपकी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपने वैट या फिर सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स बोला जा सकता है, 20% चार्ज करना है। और वैसे भी 20% ही रेट है यूके का, ऑब्वियसली यूके के मुताबिक हम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो यूके में 20% ही चल रहा है टैक्स रेट। ठीक है, तो सेल्स टैक्स 20% आपने चार्ज करना है, तो 20% इसका लिया तो ये आ गया 180। ठीक है, अब जो फाइनल वैल्यू इसके बाद आई है ना, सेल्स टैक्स के बाद जो वैल्यू आई है, इसे आप बोलते हो ग्रोस वैल्यू। ग्रोस वैल्यू या ग्रोस अमाउंट बोल दो, ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट चीज की क्या होगी, 1080। लिस्ट प्राइस नेट प्राइस सेम बात नहीं है। लिस्ट प्राइस होती है ट्रेड डिस्काउंट से पहले, यानी लिस्ट प्राइस ऐसी प्राइस होती है जिसमें ना तो कोई डिस्काउंट एडजस्ट हुआ हो और ना ही कोई टैक्स एडजस्ट हुआ हो। ठीक है, क्लियर है। अब अगर ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस हो जाता है तो फिर उसके बाद नेट अमाउंट आती है। क्लियर है, कोड हो गया। अब नेट अमाउंट के बाद सेल्स टैक्स ऐड होता है, सेल्स टैक्स तो ऐड होगा ना, ऑब्वियसली वो तो ऐड होगा, और 1080। तो इसका मतलब हम जब वो चीज बेचेंगे तो हम 900 की बजाय 1080 की बेचेंगे। हालांकि हमारा मकसद 900 का बेचना था, लेकिन हमने बाकी जो 20% ऊपर लगाया वो टैक्स लगाया है, जो कि ले तो हम रहे हैं। देखो, मिल तो 20% मिल तो हमें रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 20% इंजॉय हम कर रहे हैं। 20% वो वाला हमने किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, अपने इदारे टैक्स इदारे को देना है, ताकि वो आगे
बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स के ऊपर जो टैक्स आप दे रहे हो वो कितना दे रहे हो, 180। सेल्स थी 900 की और 180 टैक्स दे रहे हो, यानी कि अगले से आप 1080 चार्ज कर रहे हो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ इससे रिलेटेड डबल एंट्रीज, इससे रिलेटेड डबल एंट्रीज बताने लगा हूँ, डबल एंट्रीज बताने लगा हूँ। और दूसरी बात ये बताने लगा हूँ कि ये जो आपने टैक्स पे करना है HMRC को, अब देखो आपने एक बंदे से चार्ज कितना किया, 1080 टोटल अमाउंट, हालांकि आपको चार्ज करना था 900। आपने ये 180 इसलिए चार्ज किया कि ये पैसे, ये जो पैसे हैं ये मेरे पास आए। और अब अगर अभी मेरे पास हैं भी तो कोई इशू नहीं, कल को मैंने इसको किसको पे करना है, इसको मैंने पे करना है गवर्नमेंट को, इसको मैंने पे करना है गवर्नमेंट को, यानी ये पेएबल है, यानी ये गवर्नमेंट को पेएबल है। तो मुझे एक बात बताओ, ये फिर हमारी लाइबिलिटी ना हुई? ये वाली अमाउंट जो 180 जो हमने, हमारे पास आई जरूर है कस्टमर के पास से, लेकिन हमारा उसके पर हक नहीं है, हक गवर्नमेंट का है, और हमने ये गवर्नमेंट को भेजने भेजने हैं पैसे। तो जब तक हम ये पैसे गवर्नमेंट को नहीं भेज देते ना, तब तक ये 180 के, ये 180 है लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ लाइबिलिटी है। और गवर्नमेंट का कौन सा इदारा है जो कि टैक्स को देख रहा है? अगर पाकिस्तान के मुताबिक देखा जाए तो हमारा यहाँ पे FBR है जो कि टैक्स के मामला को देखता है। लेकिन अगर यूके देखा जाए जिसका हम टैक्स पढ़ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं HMRC, यानी गवर्नमेंट का जो इदारा HMRC है उसको ये अमाउंट पेएबल है जो कि हमने सेल्स पे टैक्स चार्ज किया हुआ है। यहाँ तक अगर आप लोगों को पॉइंट क्लियर है कि सेल्स पे टैक्स किस तरह निकलता है, और ये वाला फॉर्मेट और ये वाली बात जो मैंने बताई है HMRC वाली, क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अगर क्लियर है यहाँ तक तो एक मरतबा यस लिख दो सबके सब। गुड हो गया। अब अब अगर देखो, अब अगर यहाँ पे मेन पॉइंट देखो कि फिर हमारी एंट्री किस तरह बनेगी, जरा गौर से देखना, जरा थोड़ा सा फोकस रखना। डबल एंट्री, नॉर्मल डबल एंट्री जब क्रेडिट सेल्स आप करते हो, जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो, क्रेडिट सेल्स, तो नॉर्मल डबल एंट्री क्या बनती है, जरा नॉर्मल डबल एंट्री के बारे में बताना है। नॉर्मल डबल एंट्री, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो जब, ठीक है, बाकी सब बताओ, बाकी भी बताओ। नॉर्मल क्रेडिट सेल्स कर रहे हो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? सबने बताना है। बिल्कुल। डेबिट हम करते हैं रिसीवेबल को, और क्रेडिट हम करते हैं सेल्स को। ठीक बताया। लेकिन लेकिन अगर मुझे, मैं आपसे पूछूं कि ये जरा केस देखो कि 900 की चीज थी, 180 रुपए टैक्स था, और एक 1080 हमारी क्या थी, टोटल अमाउंट थी। तो मुझे बताओ हमने अपने कस्टमर से अभी 900 लेना है या 1080 लेना है? सिंपल ये बताओ, 900 लेंगे या 1080 लेंगे? अपने कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे हम अपने कस्टमर को? 900 चार्ज करेंगे या 1080? बिल्कुल आपने ठीक बोला, 1080 चार्ज करेंगे, 1080 चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब जो हमने रिसीव करना है, रिसीवेबल्स जो हमारे हैं वो 1080 है, रिसीवेबल्स जो हमारे हैं वो 1080 है, क्योंकि हमने इतना रिसीव करना है। लेकिन जो सेल्स होती है ना, सेल्स ये वो वैल्यू होती है जो आपकी बिफोर टैक्स होती है, यानी नेट अमाउंट से होती है। सेल्स का मतलब होता है वो चीज की वैल्यू। रिसीव तो आपने 1080 करना है, लेकिन जो आपने चीज बेची है उसकी अपनी जो नेट अमाउंट या वैल्यू है ना, वो कितनी है, 900, वो है 900। लेकिन अब तो ये एंट्री ही इक्वल नहीं आई, ये तो एंट्री इक्वल नहीं आई, और एंट्री का इक्वल आना जरूरी है। तो आप देखो शॉर्टर साइड कौन सी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे कितने रुपए की कमी है, 180 की। असल में ये 180 क्या होता है, ये 180 क्या है, सेल्स टैक्स की वजह से
हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ साबित करके देता हूँ कि ये सेल्स टैक्स अपनी जगह ठीक आया। भला क्यों? मुझे ये बात बताओ, ये जो 180 है इसकी नेचर क्या है? ये 180 क्या चीज है हमारी? हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इनकम है, ये एक्सपेंस है। 180 हमारी क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 180 क्या है, 180 क्या है एलिमेंट्स में से। बिल्कुल, ये हमने यहाँ डिस्कस किया था, लायबिलिटी है। और एक चीज लायबिलिटी है, और आपको पता है लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो देखो खुद बहुत वो सेल्स टैक्स क्रेडिट साइड पे आ गया 180 के, 180 की वैल्यू से। तो ये पूरी एंट्री बनेगी सेल्स टैक्स के साथ, अगर आपसे कभी कोई क्रेडिट सेल्स की एंट्री पूछ ले। अच्छा, ये जो क्रेडिट सेल्स, अगर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हो ना सेल्स के ऊपर, तो इसको आप एक और नाम भी बोलते हो, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जो आपने भेजना है, अब आपने आउटपुट यानी निकालना है अपनी तरफ से, और HMRC यानी जो आपको गवर्नमेंट का इदारा है उसको भेजना है, और उसकी तरफ लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिट सेल्स की, अगर आप अगर आपने टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। ये एंट्री, ये वाली एंट्री अगर क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। ये एंट्री अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। गुड हो गया, गुड हो गया। अब यहाँ पे हमने एक बात सीखी कि रिसीवेबल की नेचर तो डेबिट है, सेल्स और सेल्स की भी नेचर क्रेडिट है। और सेल्स टैक्स, आउटपुट टैक्स, सेल्स टैक्स यानी आउटपुट वैट, आउटपुट जो टैक्स है, आउटपुट वैट या आउटपुट टैक्स है, इसकी नेचर भी क्रेडिट है क्योंकि लायबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ वापस आए इस पॉइंट पे, तो अब मैं अगर यहाँ पे टी अकाउंट में इनको फिल करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। मुझे अब ये बताओ, 10,000 की एक वैल्यू है जो कि टोटल अमाउंट है, 2,000 का टैक्स है, और 8,000 की वो जो सेल्स नेट अमाउंट है। मुझे सिंपल ये बताओ, ग्रोस सॉरी रिसीवेबल अमाउंट में रिसीवेबल की अमाउंट क्या होगी? रिसीवेबल में कौन सी अमाउंट जानी चाहिए, सिर्फ मुझे ये बताओ। रिसीवेबल के अंदर कौन सी अमाउंट जानी चाहिए? 10,000, 2,000 या 8,000? 10,000 जानी चाहिए क्योंकि ये टोटल अमाउंट है, और रिसीवेबल की नेचर भी डेबिट है, तो ये मैं 10,000 लिख दूंगा यहाँ पे। सही है। अब उसके बाद सेल्स टैक्स आ गया 2,000 का, और सेल्स टैक्स की नेचर क्या, क्रेडिट। वो मैं सेल्स टैक्स का अकाउंट ये देखो नीचे बनाया हुआ है, 2,000 से यहाँ लिख दूंगा। और और ऑब्वियसली सेल्स की नेचर भी क्रेडिट है, और कितने से, 8,000 से, क्योंकि हमने इसको नेट अमाउंट से लिखना है तो 8,000 से ये मैंने इस तरह लिख दिया। और डबल एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ वही वाली एंट्री, डेबिट रिसीवेबल 10,000, क्रेडिट सेल्स 8,000, और क्रेडिट सेल्स टैक्स 2,000। ये मेरी एंट्री हो गई ऑफ क्रेडिट सेल्स अलोंग विद दैट सेल्स टैक्स। यहाँ तक टी अकाउंट की पोस्टिंग, डबल एंट्री और जहाँ जितना अभी तक पढ़ाया है, क्लियर है? टोटली क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। गुड हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, देखो सेल्स की अपनी नेचर, मैंने अभी आपको बताया सेल्स की अपनी नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अगर आपसे कोई वैसी, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्स रिटर्न की क्या नेचर है, सेल्स रिटर्न की क्या नेचर है? तो सेल्स रिटर्न की नेचर होगी डेबिट। देखो जो सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न की डेबिट होगी, ये तो कंफर्म है। और दूसरा ये कि सेल्स रिटर्न को ना रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला जाता है। रिटर्न इनवर्ड्स इसलिए बोला जाता है कि रिटर्न तो ये है, इनवर्ड इसलिए बोला जाता है कि ये वापस हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमने किसी को बेची चीज, अब वो वापस आ रही है, यानी रिटर्न इनवर्ड्स, वो माल हमारे पास वापस हमारे बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, इसलिए रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न को बोला जाता है, और उसकी नेचर क्या है, डेबिट है। तो यहां तक हमने क्या सीखा, सेल्स डे बुक को टोटली सीख लिया। अब जिसको सेल्स डे बुक की बातें समझ आ गई उसको ऑब्वियसली परचेज डे बुक की बातें भी इजीली समझ आ जाएंगी। परचेज डे बुक भी जिस जिस तरह सेल्स डे बुक है उसी तरह परचेज डे बुक है कि अगर हमने कहीं से क्रेडिट परचेज की है, कैश परचेज नहीं, उसकी इनवॉइसेस हमें मिली है, यानी हमारी नजर से तो परचेज इनवॉइस होगी ना। जब हम आप सेलर हो तो आपके लिए सेल्स इनवॉइस है, जब आप बायर हो तो आपके लिए परचेज इनवॉइस है। इनवॉइस एक ही होती है, कल बताया था। आप रिकॉर्डिंग करते हो इनवॉइसेस फॉर क्रेडिट परचेजेस, या फिर या फिर या फिर मतलब कि, और एक तो ये भी रिकॉर्ड करोगे, और दूसरे नंबर पे आप जो चीज रिकॉर्ड करोगे वो क्रेडिट नोट्स यानी परचेज रिटर्न, यानी आपने कोई चीज खरीदी अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो,
उस सूरत में कि अगर आप परचेज रिटर्न डे बुक नहीं बना रही है, मैंने पॉइंट लिख दिया, उस सूरत में आप परचेज डे बुक में ही दोनों को रिकॉर्ड कर दोगे, यानी परचेज भी और परचेज रिटर्न भी। एक तो ये पॉइंट हो गया। और क्रेडिट नोट के बारे में मैंने वही सेम डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैंसिल फुल और पार्ट ऑफ द इनवॉइस, रॉन्ग अमाउंट को या रॉन्ग इन्वेंट्री जो भी चीज़ उसको कैंसिल कर देना ताकि गलती ना रहे। अब यहाँ मैं बताने लगूँ कि परचेज जब वो कैसे दिखती है, सेम वैसे ही, बस अब देख लो कि अब हम उल्टा परचेज कर रहे हैं चीज, हम उल्टा परचेज कर रहे हैं चीज। तो देखो, डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर का नेम, पेएबल रेफरेंस। देखो जब मैं कस्टमर हूं तो मेरे लिए फिर पेएबल के अकाउंट बने होंगे ना, मेरे जितने भी सप्लायर्स होंगे मैंने उनके अलग अलग पेएबल के अकाउंट बनाए होंगे क्योंकि मैंने उनको पे करना है। यहाँ तक तो ऊपर जैसा ही है। उसके बाद टोटल अमाउंट, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट जो वैल्यू आएगी वो आएगी किससे, वो आएगी, वो टोटल अमाउंट पेएबल होगा, जो टोटल पेएबल होगा वो टोटल अमाउंट होगी। और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज होगी, ग्रोस अमाउंट, यानी इंक्लूडिंग टैक्स जो अमाउंट हमने पे करनी है वो यहाँ लिखेंगे, इंक्लूडिंग टैक्स जो हमने अमाउंट पे करनी है वो इस कॉलम में नीचे की तरफ आएगी। इससे आगे हम चलते हैं, आप लोग रिज्वाइन करो सेम लिंक पे। मीटिंग टाइम एंड हो रहा है 40 मिनट का, आप रिज्वाइन कर लो सारे।